हेलो दोस्तों। आज मैं हाजिर हूँ कक्षा 12 का एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और उसका विकास। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उसका जो जनन अंग होता है फ्लावर, फ्लावर में जो संरचनाएं पाई जाती है, 4 चक्र होते हैं फ्लावर में, अपन जानते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनिशियम। इन चारों चक्रों से मिलाकर एक पुष्प का निर्माण होता है। इसमें अपन ये देखेंगे कि यदि चारों चक्र प्रेजेंट है तो पुष्प पूर्ण होता है, और इनमें से यदि एक भी एब्सेंट है तो पुष्प अपूर्ण होगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अपना पुष्प, उसमें जो चारों चक्र पाए जाते हैं उनके आधार पर जनन चक्र और सहायक चक्र। जनन चक्र में अपन गिनेंगे एंडोशियम और गाइनीशियम को, सहायक चक्र में कैलिक्स और कोरोला। तो कैलिक्स जो है उसकी एक यूनिट सेपल कहलाती है, अपन जानते हैं। कोरोला की एक यूनिट स्टेपल कहलाती है। एंडोशियम की एक यूनिट स्टेमन और गाइनीशियम की एक यूनिट कार्पल कहलाती है। यहाँ जो फ्लावर है उसको रूपांतरित प्रो है, मॉडिफाइड सूट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं और ये सहंत रूप में विकसित होता है, मतलब बिल्कुल पास पास पाए जाते हैं। इसके आगे अपन बात करेंगे जो नर युग्मोद्भिद है उसका विकास, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है उसमें मेल ऑर्गन स्टेमन होता है। उस स्टेमन को लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। लघु बीजाणु पर्ण को अंग्रेजी में बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। उसके बाद में अपन बात करेंगे एक स्टेमन की। तो स्टेमन के 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से। पहला पूतंतु, दूसरा योजी और तीसरा परागकोश। पूतंतु को फिलामेंट कहेंगे, योजी को कनेक्टिव कहेंगे और परागकोश को पोलन सेक कहेंगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं डायग्राम के रूप में। तो ये ऊपर देखें पोलन सेक है, इसमें 2 लोब होती है, ये कनेक्टिव के द्वारा जुड़ा रहता है और फिलामेंट नीचे की तरफ पाया जाता है जो पुष्पासन से लगा होता है। पोलन सेक में पाई जाने वाली जो 2 लोब हैं उसमें लघु बीजाणु पाए जाते हैं। परागकोश में जो लघु बीजाणु धानी है उनकी संख्या 4 होती है। अलग अलग कुल में ये संख्या अलग अलग होती है। यदि शुरुआत में देखें तो जो मालवेसी कुल है इसमें एक परागकोश एक पालित होता है, अर्थात इसमें केवल 2 बीजाणुधानी पाई जाएंगी। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि जो परागकोश है उसमें परागकण और लघु बीजाणु पर्ण का निर्माण होता कैसे है। तो स्टार्ट में परागकोश के बाहर की जो एपिडर्मिस है ये बिल्कुल एक समान कोशिकाओं की बनी होती है। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होती है
इसकी कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से बड़ी होती है और इनमें जीवद्रव्य की मात्रा भी ज़्यादा होती है। ये जीवद्रव्य ही आगे जाकर आर्चिस्पोरियल सेल बनाता है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि जो परागकोश का परिवर्धन है वो दो प्रकार का बता सकते हैं, एक तो यू स्पोरेंजिएट और दूसरा है लेप्टोस्पोरेंजिएट। ये दोनों प्रकार के परिवर्तन अपन देखेंगे। जो यू स्पोरेंजिएट परिवर्तन है उसमें जो स्पोरेंजियल इनिशियल है वो एक से ज़्यादा होती है और वो सारी की सारी मिलकर एक स्पोरेंजिया का निर्माण करती है। वो परिवर्तन तो कहलाता है यू स्पोरेंजिएट परिवर्तन, जबकि लेप्टोस्पोरेंजिएट परिवर्तन कहलाता है इसमें केवल एक स्पोरेंजियल इनिशियल होती है और वो स्पोरेंजिया का निर्माण करती है। आगे चलते हैं। अपन ने देख लिया कि जो परागकोश है उसकी एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस में समरूपी कोशिकाएं पाई जा रही थी, जबकि हाइपोडर्मिस में कुछ बड़ी कोशिकाएं पाई जा रही थी जिनमें ज़्यादा जीवद्रव्य पाया जा रहा था। ये जीवद्रव्य मिलके आगे आर्चिस्पोरियल सेल का निर्माण करता है और ये जो आर्चिस्पोरियल सेल होती है ये स्पोरेंजियल इनिशियल बनाती है। स्पोरेंजियल इनिशियल दो भागों में बट जाती है, एक तो प्राइमरी पैराइटल कोशिका और प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल। इनमें से प्राइमरी पैराइटल सेल है वो आगे जाकर एंथर वाल का निर्माण करती है और जो प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर स्पोरेंजियस सेल का निर्माण करती है। जो स्पोरेंजियस सेल है वो आगे चलकर लघु बीजाणु कोशिका का निर्माण करती है। आगे चलते हैं। एंथर वाल की बात करेंगे सबसे पहले। तो जो एंथर वाल होती है उसमें 4 प्रकार की परत होती है। सबसे ऊपर की तरफ जो एपिडर्मिस होती है ये एक परतीय होती है। हम जानते हैं कि एपिडर्मिस का मुख्य कार्य केवल और केवल सुरक्षा करना होता है। उसके बाद में जो एंडोथीशियम लेयर होती है ये कोशिका मोटी और दीर्घित होती है। दीर्घित क्यों होती है? क्योंकि अल्फा सेल्यूलोज का जो जमाव हो जाता है इसके अंदर, इसलिए दीर्घित हो जाती है। इसके अलावा यू आकार की रेशेदार पट्टियां इसमें पाई जाती है और ये आर्द्रता ग्राही होती है। एंडोथीशियम जो लेयर होती है उसी के कारण परागकोश का जो स्फुटन होता है उसमें सहायता मिलती है। उसके बाद में आती है मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर में खास कुछ नहीं होता, पतली भित्ति होती है और ये बहुत ही अल्पकालिक होती है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो परत है वो है टेपिटम। टेपिटम को हिंदी में अपन पोषूतक कहते हैं। यह टेट्राड अवस्था में पूर्ण विकसित हो जाता है। जब 4 भित्तियां बन जाती है तो सबसे लास्ट में ये विकसित होता है। इसमें स्पष्ट केंद्रक होता है। एक से ज़्यादा केंद्रक इसमें पाए जा सकते हैं। वह इसकी कोशिकाएं एक से ज़्यादा हो सकती है। अलग अलग कुलों में टेपिटम अलग अलग प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से टेपिटम 2 प्रकार के हो सकते हैं। प्रथम है अमीबीय टेपिटम और दूसरा है स्रावी टेपिटम। जो अमीबीय टेपिटम है वो मुख्य रूप से जो मोनोकोट है उनमें पाया जाएगा और जो स्रावी टेपिटम है वो मुख्य रूप से जो डाइकोट है
उनमें मिलता है। उसके बाद में जो टेपिटम है उसके कार्य, तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है वो वशीय प्रकृति की जो कोशिका होती है टेपिटम की, उनको प्रोबुस्काय कहते हैं। और ये स्पोरोलेलिन नामक पदार्थ के जमने से यूबिस्काय का निर्माण करती है। और ये यूबिस्काय आगे चलकर परागकण का जो बाह्य चोल है उसका निर्माण करती है। ये मैंने टेपिटम आपको बता दिया है पहले ही। उसके बाद में बात करेंगे कि परागकणों के परिवर्धन में जो टेपिटम है वो पोषण का काम करती है। जैसे जैसे परागकणों की कोशिकाएं बढ़ती है तो टेपिटम नष्ट होती जाती है। यदि प्रारंभ में टेपिटम को यदि अपन नष्ट कर दें तो अपन देखेंगे कि परागकण बंदे होंगे या फिर परागकणों में जो वृद्धि है वो बिल्कुल नहीं होगी। उसके बाद में जो बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं ये परागकोश भित्ति से आवृत रहती है। और ये बीजाणुजन कोशिकाएं हैं ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। और जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है वो आगे चलकर लघु बीजाणु का निर्माण करती है। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया थी लघु बीजाणु के निर्माण की। अगले वीडियो में मिलते हैं लघु बीजाणु का जो कार्य है उसको लेकर। थैंक्स।